जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। उत्तर प्रदेश पैट की जो परीक्षा है 24 अगस्त को होगी और उत्तर प्रदेश पैट के अंतर्गत राष्ट्रीय आंदोलन के सिलेबस को आज हम कवर करेंगे। और राष्ट्रीय आंदोलन के सिलेबस के अंतर्गत आज हम सभी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आज हम प्रश्न वाइज जो चर्चा अपने विषय की चर्चा को रखेंगे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं और प्रश्नों से ही शुरुआत करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न इस श्रृंखला के अंतर्गत है। पहला प्रश्न, और पहले प्रश्न में ये कहा गया है कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं, यहाँ हम गांधी जी को पढ़ेंगे। लगभग गांधी जी पर ही आधारित हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का पोर्शन पीईटी की परीक्षा में रहेगा। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? देखिए, जो गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, तो ये जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार था गांधी जी का, गांधी जी के इस विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन से क्या तात्पर्य था, ये क्यों चलाया गया था? देखिए, मेनली जो ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार महात्मा गांधी जी ने किया था, इसका एकमात्र उद्देश्य था स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना। यानी कि स्वदेश के जो उद्योग हैं, स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देना। देखिए, आज भी वर्तमान में स्वदेशी का नारा भारत सरकार लगाती है और स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी जी का कॉन्सेप्ट था। महात्मा गांधी जी चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए और स्वदेशी अपनाया जाए। तो स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था महात्मा गांधी जी ने। देखिए, भारत को या भारत को जो अधिकार क्षेत्र का दर्जा मिला था, या डोमिनियन, भारत को जो डोमिनियन स्टेट का दर्जा मिला था, वो डोमिनियन स्टेट का दर्जा कब दिया गया था? देखिए, माउंटबेटन योजना जो भारत आई थी, या माउंटबेटन योजना 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में पेश हुई थी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में माउंटबेटन योजना को पेश किया गया और माउंटबेटन योजना को जो अनुमति दी गई, माउंटबेटन योजना को अनुमति दी गई 18 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को इसको अनुमति दे दी गई। और जब इसको अनुमति मिल गई, तो अनुमति मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन बन गए और 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन भारत और पाकिस्तान बन गए। देखिए, 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियन बने और 1 डोमिनियन भारत बना और 1 डोमिनियन पाकिस्तान बना। तो देखिए, भारत और पाक जो डोमिनियन बने, ये 15 अगस्त 1947 को बने और 15 अगस्त 1947 को ये डोमिनियन बने माउंटबेटन योजना के आधार पर, जो 4 जुलाई 1947 को पेश की गई थी। और 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश जो संसद थी, उस संसद ने इसको स्वीकार कर लिया और भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा मिला और उसी के साथ साथ भारत और पाक दोनों को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया गया। देखिए, अभी सवाल हमारे पास नेक्स्ट है, तीसरा सवाल हमारे पास है और 3वें सवाल में हमसे पूछा गया है गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन कौन सी थी। देखिए, गांधी जी की जो महत्वपूर्ण शिक्षा थी, गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षा थी सत्य। गांधी जी हमेशा सत्य की शिक्षा उन्होंने दी। सत्य बोलने के लिए वो लोगों को प्रेरित करते थे। सत्य के साथ साथ अहिंसा थी। सत्य और अहिंसा, देखिए, सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी जी की जो मुख्य शिक्षाएं थी, उन शिक्षाओं में शामिल थी। जबकि
अगर आंदोलन की बात की जाए तो आंदोलन में जो असहयोग आंदोलन था या असहयोग था, देखिए असहयोग उनका मुख्य हथियार था आंदोलन के तौर पर। आंदोलन के तौर पर उनका मुख्य हथियार असहयोग था और सामाजिक तौर पर वो सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो प्रश्न ये बनता है कि गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षाएं कौन सी थी? तो गांधी जी की महत्वपूर्ण शिक्षाएं सत्य और अहिंसा थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए गांधी जी किस चीज के सच्चे समर्थक थे? गांधी जी जो समर्थक थे, गांधी किस चीज का समर्थन करते थे? मैं ऑप्शन आपको दूंगा। गांधी जी बड़े उद्योगों का समर्थन करते थे, बड़े उद्योगों का समर्थन करते थे। गांधी जी कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे। गांधी जी बड़े और छोटे दोनों उद्योगों का समर्थन करते थे और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गांधी जी की अगर बात की जाएगी तो गांधी जी कुटीर उद्योगों का समर्थन करते थे और गांधी जी कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक माने जाते हैं। यानी कि कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक की अगर बात की जाएगी तो गांधी जी को माना जाएगा कि गांधी जी कुटीर उद्योग के सच्चे समर्थक थे। और इनका जो उद्देश्य था महात्मा गांधी जी का, इनका उद्देश्य था कि गांधी जी ये मानते थे कि अधिक से अधिक लोगों को अगर स्वावलंबी बनाना है तो स्वावलंबी बनाने के लिए उनको कुटीर उद्योगों से जोड़ना पड़ेगा और अगर वो कुटीर उद्योगों से जुड़ेंगे तो वो अपना जीवन यापन करेंगे और वो स्वावलंबी बनेंगे। ये महात्मा गांधी का विजन था कुटीर उद्योगों को लेकर के। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है, देखिए प्रश्न नंबर 4 पर हम चर्चा कर रहे हैं और प्रश्न नंबर 4 में है निम्न में से कौन स्वराज पार्टी के सदस्य थे? देखिए स्वराज पार्टी की अगर बात की जाएगी तो स्वराज पार्टी की अगर स्थापना की बात करें या स्वराज पार्टी के जो स्थापना की अगर बात की जाएगी तो स्वराज पार्टी से संबंधित एक प्रश्न जरूर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए स्वराज पार्टी की जो स्थिति थी, स्वराज पार्टी की यह स्थिति थी कि जब असहयोग आंदोलन विफल हुआ तो 1923 में स्वराज पार्टी को बनाया गया। 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई और इसके जो अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के अध्यक्ष थे CR दास और CR दास के साथ साथ इसके जो महासचिव थे, देखिए इसके अध्यक्ष जो बनाया गया, अध्यक्ष इसके बने CR दास और इसके जो महासचिव बनाया गया पंडित मोतीलाल नेहरू को। पंडित मोतीलाल नेहरू जो है स्वराज पार्टी के महासचिव बने और उसी के साथ साथ CR दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया। देखिए इस पार्टी का जो उद्देश्य था वो चुनाव के माध्यमों से जो काउंसिलें थी उन काउंसिलों में प्रवेश करना और उन्हें काम न करने देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1919 का भारत शासन अधिनियम बना था, तो 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, उसका एक तरीके से विरोध करना। और स्वराज पार्टी का ये कहना था कि बाहर की अपेक्षा अगर हम काउंसिलों में शामिल होते हैं, चुनाव में भाग लेकर के काउंसिलों में अगर जाते हैं तो काउंसिलों में जाने के बाद हम बेहतर जो अंग्रेजी जो कानून बन रहे हैं उनमें विफलता हम बना सकते हैं या उनको विफल हम कर सकते हैं। तो देखिए CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी और ये पार्टी तब बनाई थी जब असहयोग आंदोलन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन फेल हो गया था। तो कई बार सवाल ये बनता है कि स्वराज पार्टी को किसने बनाया? CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। जबकि ये जो स्वराज पार्टी 1923 में बनी, ये असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद ही इसका गठन किया गया था। देखिए नेक्स्ट सवाल है, या ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास यानी कि CR दास किसके संस्थापक सदस्य हैं? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास जो सदस्य थे, संस्थापक सदस्य, वो संस्थापक सदस्य थे स्वराज पार्टी के। फिर नया देखिए प्रश्न हमारे पास बनेगा। आज हमारी जो चर्चा होगी वो केवल प्रश्नों पर बेस्ड चर्चा होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट चर्चा देखिए क्या है। प्रश्न हमारे पास है, लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन हो रहे थे तो लंदन में गोलमेज सम्मेलन किसके लिए हुए थे? यानी कि लंदन के जो गोलमेज सम्मेलन थे, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए बेटा, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए और 3 गोलमेज सम्मेलन में एक 1930 में हुआ,
एक 1931 में हुआ और एक 1932 में हुआ। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। प्रश्न ये बनता है कि लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुए क्यों, यानी कि गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य क्या था, गोलमेज सम्मेलनों का उद्देश्य क्या था। तो देखिए लंदन में जो गोलमेज के आयोजन हुए थे, गोलमेज सम्मेलन हुए थे, देखिए साइमन कमीशन भारत आया था और जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश सरकार को सौंप दी थी और ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, ध्यान देंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए जो ब्रिटिश भारत का एक भावी संविधान तैयार करने के लिए, मेनली हम इसका उत्तर देंगे कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही गोलमेज सम्मेलनों को आयोजित किया गया था। अब नया प्रश्न देखिए, हमारे पास प्रश्न नया है और नए प्रश्न के अंतर्गत है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो देखिए कांग्रेस की अगर पहली महिला अध्यक्ष की बात की जाएगी तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के लिए नाम आएगा श्रीमती एनी बेसेंट का। और एनी बेसेंट जो थी, श्रीमती एनी बेसेंट, और श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी और इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1917 में और 1917 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। तो देखिए 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनाया गया था एनी बेसेंट को। फिर देखिए यही प्रश्न कई अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, ऑप्शन भिन्न भिन्न कर करके। जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, ऑप्शन होगा कमला देवी चट्टोपाध्याय, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृता कौर। तो प्रश्न का उत्तर होगा एनी बेसेंट को 1917 में कांग्रेस की पहली जो अध्यक्ष बनाया गया और ये अधिवेशन चल रहा था कलकत्ता में। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास होगा, नेक्स्ट प्रश्न होगा जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। देखिए घटना है 14 जून 1947 की, ध्यान देंगे 14 जून 1947 को, 14 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना थी, माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया, माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया गया। और माउंटबेटन योजना जब स्वीकार हो गई तो स्वीकार होने के बाद इस समय जो कांग्रेस थी, जो कांग्रेस का अध्यक्ष था, देखिए कांग्रेस का अध्यक्ष था आचार्य जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो प्रश्न यही बनता है कि जब माउंटबेटन योजना को स्वीकार किया गया तो उस समय पर अध्यक्ष जो कांग्रेस के थे वो कौन थे, तो आचार्य जेबी कृपलानी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इसी समय नवंबर की घटना है और नवंबर 1947 की घटना है। नवंबर 1947 में जेबी कृपलानी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था। देखिए फिर नया प्रश्न हमारे पास बनता है लाल, बाल और पाल। ध्यान देंगे बाल, लाल और पाल, ये 3 नाम हैं और ये 3 नाम किस चीज से संबंधित हैं। तो देखिए ये कांग्रेस से संबंधित हैं। जब कांग्रेस के 2 दल बट गए थे, एक नरम दल बटा और एक जो है गरम दल बटा, नरम दल और गरम दल। तो देखिए गरम दल के जो सदस्य थे उन गरम दल के सदस्यों में मुख्य रूप से लाल, बाल और पाल का नाम आएगा और इसको उग्र राष्ट्रवाद की संज्ञा भी दी जाती है। ये उग्र राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। तो देखिए बाल से है बाल गंगाधर तिलक, लाल से है लाल बहादुर शास्त्री, बाल से है बाल गंगाधर तिलक, लाल से है लाला लाजपत राय और पाल से है बिपिन चंद्र पाल और एक चौथे व्यक्ति को इसमें जोड़ देते हैं अरविंद घोष को। तो देखिए ये 4 लोग हैं, कौन कौन, बाल से बनेगा बाल गंगाधर तिलक, लाल से बनेगा लाला लाजपत राय और पाल से बनेगा
बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, ये 4 लोग कांग्रेस के गरम दल से संबंधित हैं और उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक ये लोग रहे हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किया था या किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? सुभाष चंद्र बोस। देखिए प्रश्न है सुभाष चंद्र बोस, ध्यान देंगे सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन किया गया था? तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, और त्रिपुरा अधिवेशन की बात, अगर त्रिपुरी अधिवेशन की बात की जाएगी 1939 की, तो महात्मा गांधी से इनके कुछ मतभेद हुए सुभाष चंद्र बोस के, और महात्मा गांधी से मतभेद के चलते इन्होंने क्या किया, इस अपना जो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने एक पार्टी का गठन किया, या ये कह सकते हैं कि एक संस्था इन्होंने बनाई जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक, जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। देखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन की अगर बात की जाएगी तो त्रिपुरी अधिवेशन में महात्मा गांधी से मतभेद होने के बाद 1939 के बाद इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी थी। और अगर फॉरवर्ड ब्लॉक की बात आएगी तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना हुई थी वह इनके त्रिपुरी अधिवेशन के बाद, जब इन्होंने अपना इस्तीफा दिया तो इस्तीफा देने के बाद ही इसकी जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी गई थी। देखिए अब हम पढ़ेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में। देखिए सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न ये बनता है कि निम्न में से कौन आजाद हिंद फौज के संस्थापक हैं? ऑप्शन होगा सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, चंद्रशेखर आजाद और लाला हरदयाल। तो इस परिस्थिति में आपको सुभाष चंद्र बोस को ही ऑप्शन में लगाना पड़ेगा, लेकिन इसकी आप पूरी कहानी सुनिए। देखिए व्यवहारिक रूप से ऐसा था कि इंडियन नेशनल आर्मी, ध्यान देंगे इंडियन नेशनल आर्मी INA, और इंडियन नेशनल आर्मी की जो स्थापना हुई थी ये मार्च अप्रैल की बात है, मार्च अप्रैल 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना मार्च अप्रैल 1942 में की गई थी, और इसको स्थापित किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। इसको स्थापित किया था कैप्टन मोहन सिंह ने। देखिए ध्यान देंगे आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह से ही समझी जाती है, कैप्टन मोहन सिंह से ही मानी जाती है। तो देखिए 1942 में कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया, इस इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कर दिया, और इसके गठन की जो घोषणा थी वो सितंबर 1942 में की गई। उसके बाद यहाँ इसमें बैंकॉक में इसका एक सम्मेलन हुआ, और सम्मेलन होने के बाद यहाँ पर काउंसिल ऑफ एक्शन बनाया गया, और काउंसिल ऑफ एक्शन के साथ इसका जो है एक तरीके से समन्वय दोनों के अंदर इनमें हो गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो जब सिंगापुर पहुंचे और 2 दिन यानी कि सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को, ध्यान देंगे सिंगापुर की ये घटना है, और सिंगापुर में 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने, देखिए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का नेतृत्व ग्रहण कर लिया था 4 जुलाई 1943 को। और उसके बाद नेतृत्व ग्रहण करने के बाद इन्होंने दूसरी, इसको कहा था द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी, और इसे ही हिंदी में हम आजाद हिंद फौज कहते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 को इसका नाम दिया सेकंड इंडियन नेशनल आर्मी, इसका नाम दिया सेकंड इंडियन नेशनल आर्मी। और सेकंड इंडियन नेशनल आर्मी को ही आज हम किस नाम से जान रहे हैं, आजाद हिंद फौज के नाम से जान रहे हैं। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जबकि आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। प्रश्न यही बनता है
निम्न में से किसने आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी? तो देखिए वास्तविक संस्थापक आजाद हिंद फौज के सुभाष चंद्र बोस को ही माना जाएगा, वरना अगर ऑप्शन में कैप्टन मोहन सिंह है तो आप कैप्टन मोहन सिंह को ही लगाएंगे। सिंगापुर में इसकी स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, लेकिन 4 जुलाई 1943 को जो सुभाष चंद्र बोस ने 4 जुलाई 1943 को इसको टेक ओवर कर लिया और उसके बाद इसको आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है। देखिए घटना है 12 अप्रैल 1944 की। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय कौन से राज्य के अंदर या कौन से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पड़ता है? तो आप इसको समझिए। देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA, जिसको आजाद हिंद फौज के नाम से हम जान रहे हैं, तो INA का जो पहला ध्वज था, ध्यान देंगे, INA का एक नगर था जिसका नाम था मोइरांग नगर था, और मोइरांग नगर में INA के जो कर्नल थे शौकत उल्ला मलिक, ध्यान देंगे ये कर्नल थे, INA के कर्नल थे शौकत उल्ला मलिक। और शौकत उल्ला मलिक ने पहली बार ये अपना ध्वज फहराया था INA का, और इसको फहराया गया था मोइरांग नगर के अंदर। और ये घटना थी 14 अप्रैल, ध्यान देंगे ये घटना थी 14 अप्रैल 1944 की, और इस झंडे को मोइरांग जगह पर फहराया गया था। और मोइरांग जो जगह है ये वर्तमान मणिपुर के अंदर पड़ती है। ये वर्तमान कहाँ पड़ती है? मणिपुर। यही प्रश्न था कि INA का जो पहला झंडा था वो कहाँ फहराया गया था? तो मोइरांग के अंदर फहराया गया था, मोइरांग नगर में। और मोइरांग नगर जो है वो कौन से राज्य के अंदर पड़ता है? मणिपुर के अंदर। और ये INA का जो झंडा फहराया गया था 14 अप्रैल 1944 को फहराया गया था। अब देखिए बड़ा प्रश्न ये है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ध्यान देंगे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष। तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष थे, इसके पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, देखिए ये घटना है 1887 की, और 1885 में स्थापना हुई। उसके बाद 1887 में इसका तीसरा सम्मेलन था, 3वां सम्मेलन था। और 3वें सम्मेलन में कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो एक मुस्लिम को बनाया गया था, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी, जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। और देखिए बदरुद्दीन तैयब जी को क्या बनाया गया था? कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था, और ये मुस्लिम थे। तो देखिए सवाल यही बनता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष, तो आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के पहले ईसाई अध्यक्ष जॉर्ज यूले, और कांग्रेस के पहले पारसी, तो दादा भाई नौरोजी जो थे पहले पारसी अध्यक्ष बनाए गए थे। अब प्रश्न है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना थी ये हुई थी, या पहला अधिवेशन कह सकते हैं 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस के अधिवेशन की पहली अध्यक्षता हुई थी। और ये अध्यक्षता हुई थी मुंबई यानी कि उस समय के बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक स्कूल था जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। और इस महाविद्यालय के अंतर्गत जो है कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था, और इस पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यही प्रश्न बनता है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। देखिए 28 जो थे वो मद्रास से थे, 28 मद्रास से प्रतिनिधि थे, और मद्रास के बाद
जो 21 थे बंगाल से थे, 21 प्रतिनिधि बंगाल से आए थे, और 3 जो थे वो यूपी उत्तर प्रदेश से उस समय के संयुक्त प्रांत से थे, और 7 जो थे वो अवध से थे, और उसके साथ 3 जो थे वो पंजाब से थे। तो केवल इतना प्रश्न ध्यान रखना है कि 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में पहला अधिवेशन हुआ। 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। और अगर बात की जाएगी इस अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो देखिए इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। जबकि अगर बात स्थापना की आएगी तो स्थापना के लिए या कांग्रेस की स्थापना के लिए जो हम नाम ध्यान देंगे, कांग्रेस की स्थापना के लिए नाम हम ध्यान देंगे A.O. हयूम ने। देखिए A.O. हयूम ने जो स्थापना की थी कांग्रेस की, और इसका जो पहला अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 को पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी और उसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने, और स्थापना की थी A.O. हयूम ने। अब इस कांग्रेस के जो स्थापना है, कांग्रेस की स्थापना के बारे में कुछ पढ़ ले, थोड़े प्रश्न देखते हैं। देखिए कांग्रेस के संबंध में आप समझिए, कांग्रेस की अगर बात की जाएगी तो 1884 से इसकी घटना प्रारंभ होगी, और 1884 के समय में A.O. हयूम ने एक संस्था बनाई, और A.O. हयूम ने जिस संस्था बनाई उसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ध्यान देंगे, इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। देखिए भारतीय राष्ट्रीय संघ नाम दिया गया, और भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना A.O. हयूम ने 1884 में की। वास्तव में यही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत था। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, ये 1885 का मैं आपको बताया, 1885 की घटना है। पुणे में इसका जो सम्मेलन था वो प्रस्तावित हुआ, लेकिन पुणे में हैजा फैल गया, और हैजा फैलने के कारण इसकी जो स्थापना की, यानी कि इसके जो पहला अधिवेशन था, इस पहले अधिवेशन की जो पहला अधिवेशन किया गया वह गोकुल जो तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया बंबई में, और 28 दिसंबर 1885 को यह हुआ था। देखिए इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी, ध्यान देंगे, इसी सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी ने एक सुझाव दिया, और उसी सुझाव के आधार पर, यहां देखेंगे, उसी सुझाव के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। देखिए ध्यान आप इस बात का देंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम दिया गया है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम है दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर दिया गया है। दादा भाई नौरोजी ने ही यह सुझाव दिया था कि कांग्रेस का जो मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होना चाहिए। ये दादा भाई नौरोजी के जो सुझाव पर रखा गया था, और ये सुझाव दिया था कांग्रेस के पहले अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, जो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। सवाल है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, तो A.O. हयूम ये कांग्रेस के संस्थापक थे। और A.O. हयूम के संबंध में अगर बात की जाएगी तो A.O. हयूम सिविल सेवा के सदस्य थे, और सिविल सेवा के सदस्य के साथ साथ ये एक पक्षी वैज्ञानिक थे। देखिए पक्षी वैज्ञानिक को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। देखिए पक्षी वैज्ञानिक जो हैं, इन पक्षी वैज्ञानिकों को जो बोलते हैं पक्षी वैज्ञानिकों बोलते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट। देखिए ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं पक्षी वैज्ञानिक को। तो देखिए A.O. हयूम जो थे वो सिविल सेवा के अधिकारी थे, और सिविल सेवा के अधिकारी थे, पक्षी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने देखिए कांग्रेस की कभी भी अध्यक्षता नहीं की। बड़ा सवाल है, कांग्रेस के A.O. हयूम कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे, बल्कि इन्होंने कांग्रेस की केवल स्थापना की थी। देखिए
महात्मा गांधी के कुछ आंदोलनों की बात करते हैं, महात्मा गांधी के आंदोलनों पर चर्चा करते हैं। आइए समझते हैं। देखिए, स्वदेशी आंदोलन की अगर बात की जाएगी तो स्वदेशी आंदोलन देखिए, स्वदेशी आंदोलन एक बड़ा पॉइंट है, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन जो था ये 1905 का आंदोलन था, और 1905 में बंगाल विभाजन जैसी घटनाएं हो रही थी, और 1905 में स्वदेशी आंदोलन को जो स्थापित किया था, या स्वदेशी आंदोलन के जो प्रबल समर्थक थे, इस समय इसके प्रबल समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसके प्रबल समर्थक थे रविंद्रनाथ टैगोर। तो देखिए, अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाएगा स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन की जब भी बात आएगी तो यहाँ नाम आएगा स्वदेशी आंदोलन में रविंद्रनाथ टैगोर का। और मैं घटना आपको बता देता हूँ, लॉर्ड कर्जन के काल में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, और इस बंगाल के विभाजन को 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी कर दिया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी कर दिया गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। और उसी के साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इसको रक्षाबंधन के तौर पर भी मनाया गया था। अब महात्मा गांधी के आंदोलन की बात देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी के आंदोलन में असहयोग आंदोलन की अगर बात की जाएगी तो असहयोग आंदोलन को चलाया गया था 1920 से लगा करके 1922 तक। 1922 में इसको वापस कर लिया गया था चोरा चोरी की घटना के बाद, और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो चलाया गया था, अवज्ञा आंदोलन को चलाया गया था 1930 में। और भारत छोड़ो आंदोलन को सब जानते ही हैं, भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था 1942 में। ये तीन मुख्य आंदोलन हैं जिनका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था 1930 में। और जो असहयोग आंदोलन है, असहयोग आंदोलन 1920 से लगा करके 1922 तक ये चला था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चला था, और ये आंदोलन का नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। अब यहाँ देखिए, खिलाफत आंदोलन के संबंध में आप समझिए। देखिए, तुर्की जो खिलाफत आंदोलन था, वास्तव में खिलाफत आंदोलन था क्या, और खिलाफत आंदोलन का किस प्रकार से खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी शामिल हुए, और किस प्रकार से इस आंदोलन का जिक्र हम यहाँ करेंगे। समझिए, देखिए, तुर्की का जो सुल्तान था, जो तुर्की का सुल्तान था, टर्की का यानी कि तुर्की का, और तुर्की के सुल्तान को सभी मुस्लिम लोग खलीफा मानते थे। देखिए, पहले विश्व युद्ध का जब समाप्त हुआ 1919 में, तो पहले विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद जो टर्की का साम्राज्य था, तुर्की के साम्राज्य को विघटित कर दिया, और उसको विघटित करने के बाद यहाँ जो खलीफा का पद था उस पद को समाप्त कर दिया। और खलीफा के पद के समाप्त होने के बाद पूरे विश्व के जो मुस्लिम लोग थे, मुस्लिम लोगों में एक आक्रोश फैल गया, और आक्रोश फैलने के बाद यहाँ 17 अक्टूबर 1919 को, ये देखिए 17 अक्टूबर 1919 की घटना है, और 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत कमेटी या खिलाफत दिवस मनाया गया। और खिलाफत दिवस मनाने के साथ साथ भारत में जो खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया, और खिलाफत आंदोलन में जो भाग लिया था, खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और महात्मा गांधी ने खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता करी थी दिल्ली के अंदर। ये बड़ा प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी, तो दिल्ली के अंदर खिलाफत कमेटी की जो अध्यक्षता है वो महात्मा गांधी जी ने की थी। बड़ा सवाल है, ये जो पाकिस्तान नाम है, ये पाकिस्तान नाम किसने दिया है, पाकिस्तान नाम किसने दिया है? तो देखिए, पाकिस्तान नाम की अगर बात आएगी तो चौधरी रहमत अली का बिल्कुल ध्यान रहेगा, और बिल्कुल जो पाकिस्तान शब्द है चौधरी रहमत अली ने गढ़ा है। देखिए, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली, और 1933 की ये घटना है। 1933 में इन्होंने क्या किया, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया, और पाकिस्तान शब्द का प्रयोग करके, देखिए पाकिस्तान के संबंध में अगर बात की जाएगी तो पाकिस्तान में इन्होंने, देखिए पाकिस्तान में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, इस प्रकार से
जो है कांग्रेस का गठन किया, वो सॉरी पाकिस्तान शब्द का गठन किया। और पाकिस्तान शब्द का औपचारिक मांग जो थी वो लाहौर अधिवेशन जो था मुस्लिम लीग का 1940 का, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन से ही जो है पाकिस्तान की मांग लगातार उठ रही थी। बड़ा प्रश्न है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आ गए। तो देखिए इसको नाम जानते हैं लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से। देखिए लखनऊ समझौता की जब भी बात होगी तो लखनऊ समझौता के लिए 1916 को ध्यान रखा जाएगा। और 1916 में कांग्रेस और कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों पार्टी एक साथ हो गई और दोनों पार्टी एक दूसरे के निकट आई और ये संभव हुआ लखनऊ समझौता या लखनऊ पैक्ट में। देखिए सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो है एक साथ आए? तो ये 1916 का अधिवेशन था जिसमें मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के साथ साथ जो है कांग्रेस एक साथ शामिल हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है, देखिए नरम दल और गरम दल के बीच जो फूट पड़ी थी, ये नरम दल देखिए कांग्रेस से, अगर कांग्रेस की बात की जाएगी तो कांग्रेस के लिए 1907 का वर्ष ध्यान रखेंगे। और 1907 में सूरत अधिवेशन चल रहा था और सूरत अधिवेशन में जो कांग्रेस था अधिवेशन, ये कांग्रेस अधिवेशन दो धड़ों में बट गया। देखिए कांग्रेस का जो 1907 का सूरत अधिवेशन था दो धड़ों में बट गया। एक धड़ा जो था वो नरम दल के नाम से जाना गया और दूसरा धड़ा जो था वो गरम दल के नाम से जाना गया। ये दो दल बन गए। देखिए एक में तो लाल बाल पाल जानते ही हैं हम, और दूसरे में जो उदारवादी नेता थे वो सारे उदारवादी नेता शामिल हो गए। और उसके बाद 1916 में ध्यान देंगे, जो 1916 की हम बात कर रहे थे अभी, 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दरमियान नरम दल और गरम दल फिर से एक साथ आ गए और नरम दल और गरम दल को एक साथ लाने का जो प्रयास था वो तिलक का और तिलक के साथ साथ जो है एनी बेसेंट का। देखिए तिलक का और एनी बेसेंट के प्रयासों से ये दोनों धड़े फिर से एक साथ आए। और अगर बात की जाएगी 1916 के देखिए कांग्रेस अधिवेशन की, तो 1916 का जो लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। देखिए अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की थी। और उसी के साथ साथ जो 1916 का ये जो 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ के अंदर, यहाँ मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है मुस्लिम लीग की ओर से अध्यक्षता की थी। नया प्रश्न फिर से है, प्रश्न है जलियांवाला बाग हादसे में कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जनरल डायर यहाँ जलियांवाला बाग से संबंधित था। और जनरल डायर का जब भी जिक्र होगा तो 13 अप्रैल 1919 और 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का दिन था। और बैसाखी के दिन जो अमृतसर के अंदर एक जलियांवाला बाग था और अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठा हुई थी। और भीड़ इकट्ठा होने के बाद यहाँ हुआ ये कि जो भीड़ इकट्ठा हुई और जो भीड़ थी वो कैसी निहत्थी भीड़ थी और निहत्थी भीड़ पे जनरल डायर ने जो है गोली चलाने के आदेश कर दिए। और गोली चलाने के आदेश के बाद जो है वहां गोलियां चलाई गई और पूरे तरह से नरसंहार वहां किया गया। देखिए एक प्रश्न है लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, लाला लाजपत राय ये 1928 की घटना है। और 1928 की घटना में लाला लाजपत राय साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और साइमन कमीशन का विरोध करते हुए यहाँ पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी और लाठियां बरसाने के बाद वो पुलिस की लाठियों से घायल हुए और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो देखिए लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई थी वो किस चीज का विरोध कर रहे थे? साइमन कमीशन जो 1927 में आया था, 1928 में अपनी रिपोर्ट दी थी, उसका विरोध कर रहे थे। और उसी के विरोध में क्या हुआ था,
उसी के विरोध में जो है इन पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज के दौरान सिर में चोट लगने से इनकी मृत्यु हो गई। देखिए नया प्रश्न है पूना समझौता या पूना पैक्ट। तो देखिए पूना पैक्ट की अगर बात की जाएगी तो पूना पैक्ट 1932 में हुआ था और पूना पैक्ट 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य ये समझौता हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य। देखिए पूना समझौता 1932 का समझौता था, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। और यहाँ देखिए ना तो गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर किए थे और ना ही अंबेडकर जी ने हस्ताक्षर किए थे, बल्कि उनके अनुयायियों ने यहाँ हस्ताक्षर किए थे। और ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। 24 सितंबर 1932 को ये पूना समझौता हुआ था। ये यरवदा जेल यानी कि जेल के अंदर हुआ था। और ये जो दलित थे, दलितों को पृथक निर्वाचन दिया गया और पृथक निर्वाचन के तहत यानी कि पृथक निर्वाचन का महात्मा गांधी विरोध कर रहे थे और विरोध करने के बाद वो आमरण अनशन पे बैठ गए और आमरण अनशन पे बैठने के बाद जो है महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता हुआ था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला जो अंग्रेज अध्यक्ष था वो जॉर्ज यूले को बनाया गया था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की बात अगर की जाएगी तो चौथा अधिवेशन था 1888 का अधिवेशन। और 1888 के कौन सा अधिवेशन? 4वां अधिवेशन। और इस अधिवेशन को इलाहाबाद में किया गया था। इलाहाबाद में यह अधिवेशन था और इस इलाहाबाद के अधिवेशन में पहले जो ईसाई कह सकते हैं या पहले अंग्रेज अध्यक्ष कह सकते हैं, और पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो बनाए गए थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष वो बनाया गया था जॉर्ज यूले को, जॉर्ज यूले। देखिए एक प्रश्न ये ध्यान रखेंगे कि A.O. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना भले ही की हो लेकिन वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। मुस्लिम लीग की अगर स्थापना की बात की जाएगी तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई थी, जो उस समय का क्या था? उस समय का बंगाल था। तो देखिए आज जो है ये पश्चिम जो है बांग्लादेश में पड़ता है और उस समय के जो बंगाल में पड़ता था। और 1906 में ढाका के अंदर जो स्थापना हुई थी वो मुस्लिम लीग, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और अगर इसके संस्थापकों की बात की जाएगी तो सलीमुल्लाह खान और आगा खान के नेतृत्व में की गई थी। सलीमुल्लाह खान और आगा खान, ये दो व्यक्ति थे, सलीमुल्लाह खान और आगा खान। इन्होंने 1906 में इन्हीं के नेतृत्व में ढाका में जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। और विभाजन जब भारत का हुआ तो विभाजन परिषद के जो अध्यक्ष थे, विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? देखिए विभाजन परिषद के अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को अध्यक्ष बनाया गया था किसका? विभाजन परिषद का।